हेलो एवरीवन। सो हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज बात करेंगे हम पढ़ाई का, एक प्रॉब्लम का और उसका सॉल्यूशन का। एक क्वेश्चन है नंबर 18 का आईडीटी पेपर सीए फाइनल। ये बनाने का मकसद ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट से अच्छा है कलरफुल में पढ़ाई करना। कलरफुल पढ़ते हैं तो अपने को मज़ा आता है पढ़ने में। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो लेके आऊँ। होप आपको मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Johnny India, a manufacturer of heavy machine, registered in जयपुर। जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड है। ये सप्लाई करता है एक मशीन, सप्लाइड वन मशीन टू धानिका राजस्थान का ऑन 5/12। एक इनवॉइस ऑन द सेम डेट। इनवॉइस 5/12 का ही है, सिंपल। तो अपने आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने वीडियो को हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, इनवॉइस देता है 5/2 का। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द मशीन एंड द जीएसटी पेपर। वैल्यू ऑफ मशीन निकालना है और जीएसटी क्या मेरे को देना पड़ेगा, जीएसटी पेपर निकालना है, ठीक है। तो जीएसटी पेपर निकालना है और वैल्यू ऑफ द मशीन निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं पूरा सवाल क्या है। बेसिक प्राइस ऑफ द मशीन दिया है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, तो हम लोग ये 2850 ले लेंगे, करेक्ट। ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 3%, तो 3% ऑफ 28,500 घट जाएगा। सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मशीन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर। सेकेंडरी पैकेजिंग है तो कोई भी पैकेजिंग लगेगा वो तो अपना जुड़ जाता है, तो ये 30,000 इसमें जुड़ जाएगा। डिजाइनिंग जुड़ जाएगा, टैक्स लेवल जुड़ जाएगा। सब्सिडी का क्या है कि हम लोग ये मान लेंगे कि हम लोग पहले से लिए ही नहीं, लेकिन सब्सिडी का क्या होता है अपने को जैसे कि पता है कि सब्सिडी जब भी गवर्नमेंट से मिलता है वो हम लोग घटा देते हैं। तो इसको हम लोग दो तरीका से बना सकते हैं। एक तरीका अपने ये मान लेंगे कि अपने सब्सिडी लिए ही नहीं है, और दूसरा हम लोग दे के घटा देंगे। प्री इंस्पेक्शन चार्जेस हम लोग का जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आइए, जैसे कि ये सॉल्यूशन पूरा बना हुआ है तो अपने सॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा सॉल्यूशन तो है, दोबारा से बनाने का मतलब नहीं है। ये हमने बात किया, बेसिक प्राइस ऑफ द मशीन आ गया, सेकेंडरी पैकेजिंग जोड़ दी हम लोग, पहले दूसरा बात किए थे इसका ट्रेड डिस्काउंट 3%, हम लोग ये 85,500 घटा दिए। इंपॉर्टेंट है ये इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, यहाँ पे 12,000 दिया होता तो सिर्फ 12,000 जोड़ देते हैं। तो ये गलती हम लोग ये करते हैं कि ये 12,000 जो है ये 118 के बराबर है। 12,000 डिवाइड बाई 118 गुना 18, तो ये 1830 ही आपका, तो 1830 टैक्सेस है, तो बाकी का जो बच गया वो आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो जाएगा। तो ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई का हो गया कि इतना मेरे को टैक्स देना बनता है, लेकिन उसमें हमारा इनवर्ड सप्लाई भी तो कुछ है। जो इनवर्ड सप्लाई है उसको हम लोग घटा देंगे। तो इनवर्ड सप्लाई क्या है हमारा, इनवर्ड सप्लाई है आईजीएसटी जो हम लोग दिए हैं, कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका तो अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम जब सेम नेचर का रहता है तब रेस्टोरेंट वाले को इसका फूड का मिल जाएगा, लेकिन अपने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने तो दूसरे इंडस्ट्री में है। तो अपने को सिर्फ मिलेगा किसका, इसका ट्रांसफॉर्मर यूज, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका 15,000 करके अपने को क्रेडिट मिल जाएगा। देखिए यही सोल्यूशन बना हुआ है। बाकी आपको कहीं भी डाउट आएगा मेरे से पूछ सकते हैं। जैसे अपने बात की बेसिक ले लिया आपने, सेकेंडरी पैकेजिंग ले लिया, इंजीनियरिंग ले लिया, टैक्स लेवल ले लिया, प्री इंस्पेक्शन ले लिया, इंटरेस्ट पे अपने ध्यान देना था 118 करके अपने ले लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट ले लिया। तो अब हमारा 29,41,669 पे 9% निकाल देंगे, दिया गया 264,750, 264,750। बाकी का हमारा लेस आईटीसी निकल गया। बाकी ये नोट्स है जो अपने बात किए थे, तो लिखना बहुत जरूरी होता है। ऑल इncidental expenses including packaging charged by the supplier to the recipient of the supply are includable in value of supply, इससे अपने जोड़ दिए। ये हमारा उसका बात करता है। एनी अमाउंट चार्ज
पैकेजिंग का, any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods at the time of before delivery of the goods is includable in value of supply. तो ये हमने पढ़ लेंगे, बाकी अपने को पूरा भरोसा आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो हम बात करेंगे मेनली एज प्रैक्टिकल, क्योंकि थ्योरी जो होता है वो तो ऐसे समझ में आ जाता है, ऐसे ये भी बात कर लेते हैं। चलिए कोई बात। चीकू ट्रेडर इज a registered supplier of plastic goods. On 10 अप्रैल 2018, Chiku Traders received an order from Nilu Traders for supply of consignment of plastic goods. Chiku Traders get the consignment ready by 15th April 2018. The invoice for the consignment was issued on the next day. इनवॉइस अपने को नेक्स्ट डे पे इशू हो रहा है 15 अप्रैल, जो कि नेक्स्ट डे 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 15 दिया हुआ है क्वेश्चन में। नीरू ट्रेडर कलेक्ट द कंसाइनमेंट फ्रॉम द गोडाउन ऑफ चीकू ट्रेडर्स। कंसाइनमेंट लिया, जैसे कि अपना पता है कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है, डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, डेट ऑफ इशू इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू इनवॉइस, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो इस केस में हमको ये बता दिया कि गुड्स किस दिन डिस्पैच हो रहा है, मतलब जिस दिन हमारा गुड्स निकलता है उसी दिन हमारा लास्ट डेट होता है, और डेट ऑफ इशू इनवॉइस हमारा बता दिया 16 अप्रैल। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, डेट ऑफ सप्लाई हो जाएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। तो देखिए आंसर में यही दिया हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन excluding composite supply has to pay GST on outward supply of goods at the time of supply as specified in 12(2). तो अपने को बता दिया है कि 15 तारीख अपना डेट ऑफ सप्लाई हो जाएगा, या तो 15 तारीख नहीं तो 16 तारीख। 16 तारीख क्यों, क्योंकि एक दिन बाद का अपना डेट ऑफ इनवॉइस लिखा था, और 15 तारीख क्यों, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस वहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था 15 अप्रैल, तो ये अपने नोट में दिया हुआ है, तो 16 अप्रैल अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा कस्टम से क्या क्या जुड़ेगा क्या क्या घटेगा। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Jolly Overseas Limited of Hyderabad has imported a machine from UK to the sea route by the vessel. The detail of transaction are as follows. Cost of machine at the factory of the exporter है 20,000। ट्रांसपोर्ट चार्जेस फ्रॉम फैक्ट्री टू द एक्सपोर्टर दिया हुआ 600। तो क्या क्या हैंडलिंग चार्जेस दिया हुआ है, हैंडलिंग चार्जेस पेड फॉर द लोडिंग ऑफ द मशीन of the ship at the port of exportation, license fee relating to import, actual freight charges नहीं दिया हुआ है तो अपने ले लेते हैं 20%, इंश्योरेंस चार्जेस दिया हुआ है इंश्योरेंस चार्ज ले लेंगे, हैंडलिंग चार्ज दिया हुआ है हैंडलिंग चार्जेस देख लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि अपने को ये पता है कि बिल ऑफ एंट्री 101 सीबीएसई का नोटिफाइड डेट अपने लेते हैं, और जिस दिन गुड्स आता है उस दिन का हम लोग डेट लेते हैं, तो 101 लेंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया 20,000 अपना, लाइसेंस फी जोड़ देते हैं, क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ सेल्स है इसीलिए। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिया हुआ था, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम 20% निकाल लेते हैं। तो 20% किसका, 20% में सब जुड़ जाएगा, कौन कौन सा, ये 20,000 जुड़ जाएगा, 600 ये 22,000, 22,000 का अपने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन 20% निकाल देंगे, और इंश्योरेंस दिया हुआ था 200 वो जोड़ देंगे। लैंडिंग चार्जेस यहाँ नहीं जुड़ेगा, लैंडिंग और हैंडलिंग चार्जेस जुड़ेगा नहीं। देखिए इससे बोला है लाइसेंस फी रिलेटेड टू import goods payable as a condition of sale of goods being valued is included in accessory value, ये जुड़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जुड़ेगा, जहाँ पे वो ऐसा टेम्पररी नहीं होता वहाँ पे 20% अपने लिए थे, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये मेनली फास्ट थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देख रहे हैं, पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मेरे को लगता है आपको अच्छे से नहीं आता हो तो ओवरव्यू देते रहे ताकि आप आराम से सॉल्व कर पाओ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम बता दे रहे हैं। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और उसका हम आंसर दे देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, ये रहा। PQR Company Limited, a registered supplier of Bangalore, is a supplier of goods, manufacturer of goods. Sorry. The company provides the following information pertaining to GST paid on import. Following information दिया GST paid करने पे, तो अपने को निकालना होगा GST का क्रेडिट कितना मिलेगा, यही होगा आंसर। अपने लास्ट में एक बार देख लेते हैं क्या निकालना क्या। क्वेश्चन बोलता है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 विद नेसेसरी एक्सप्लेनेशन for your conclusion of each item. You may assume that all other conditions necessary for availing the eligible input tax credit has been fulfilled. देखिए, so अपने को निकालना है कि जीएसटी कितना देना पड़ेगा। सिंपल, आइए, लाइफ इंश्योरेंस premium paid by the company on the life of factory employee as per the policy of the company. Okay, let's start. So, अपने बात कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द कंपनी ऑन फॉर द लाइफ ऑफ द फैक्ट्री, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट नहीं बोला हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई करा होता तो इसका मिल जाता। दूसरा है रॉ मटेरियल परचेज फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग। इनवॉइस के बेसिस पे अपने को क्रेडिट मिलता है, इनवॉइस नहीं है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। डिलीवरी चलान के बेसिस पे क्रेडिट नहीं मिलता। तीसरा, रॉ मटेरियल परचेज विच आर यूज्ड फॉर जियो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई। जियो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई के लिए है तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि अपना सप्लाई इंक्लूड जियो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई एज वेल। आइए आंसर देखते हैं। जियो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई का मिल जाएगा। उसके बाद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर द रिपेयर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज डेबिटेड इन पीएल अकाउंट। अगर ये कैपिटल नेचर का होता, अगर पीएल में नहीं जाता तो इसका नहीं मिलता, क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर का है तो इसका हम लोग क्रेडिट मिल जाएगा। आइए आंसर देखते हैं। रॉ मटेरियल का मिल जाएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स परचेज वेयर डिप्रिसिएशन, जब हम लोग पूरे पर डिप्रिसिएशन ले लिए तो अपने को क्रेडिट नहीं मिलता, जैसे अपने को पता है। कंपनी परचेज द कैपिटल गुड्स फॉर 4 लाख एंड क्लेम डिप्रिसिएशन 44,800 एट द 10% ऑफ फुल अमाउंट। 4,48,000 पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिए तो उसका अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट अपने को किसका किसका मिलेगा? 50,000 और 30,000। एक और पॉइंट यहाँ पे बोलता है, इन द मंथ ऑफ सितंबर पीक्यूआर कंपनी अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 2,40,000 on purchase of raw material which was directly sent to the job worker premises under a challan. The said raw material has not been received back from up to 30। भेजा है कब? 25/9 को। आ गया है कब? 1 साल के अंदर आ गया है। जब 1 साल के अंदर नहीं आता तो ये अपना सप्लाई मान लिया जाता और इसका क्रेडिट अपने ले लेते हैं। लेकिन 1 साल के अंदर नहीं हुआ तो इसको सप्लाई अपने नहीं मानेंगे। क्लियर है? तो ये 30 अप्रैल तक नहीं आया है। अगर यहीं पे लिखता है कि 30 सितंबर तक नहीं आया है तो अपने इसको सप्लाई मान लेते हो, क्रेडिट ले लेते। आईटीसी अवेलेबल अपना 80,000 हो जाएगा। देखिए क्या बोलता है। आईटीसी इज द प्रिंसिपल is entitled to ITC on input sent to the job worker even if the said input are directly sent to the job worker. However, where said inputs are not received back by the principal within a period of 1 year of the date of the receipt of the input by the job worker, it shall be deemed that such input has been supplied by the principal to the job worker on the date in which said input has been received by the job worker। मतलब जो सितंबर में भेजे तो उसी दिन मान लिया जाएगा सप्लाई है, लेकिन क्योंकि ये नहीं आया है, 1 साल नहीं अपना गुजरा है, इसीलिए देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ सच इनपुट, कोई लायबिलिटी नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये है 2B। Mr. Mahendra Sharma, an interior decorator registered at Ahmedabad, Gujarat, provided service to one of its clients, XYZ, Pune. The provision of service was completed on 10/8 and the payment was entered in the books of accounts on 11/8। Provision of service कंप्लीट हो गया, मतलब सर्विस देना कंप्लीट हो गया 10/8 को, पेमेंट अपने को 11 को मिल गया।
विथ इफेक्ट फ्रॉम 16/8 एप्लीकेबल जीएसटी रेट वर्ड इंक्रीज। 16/8 से जीएसटी का रेट बढ़ गया है 5 से 12। पेमेंट फॉर द सर्विस रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट। पेमेंट जो अपने को मिला वो क्रेडिट हुआ बैंक में 17/8 को। इनवॉइस अपने को रेज किए हैं 23 तारीख को। Claim that Mr. Mahendra Sharma claimed that he is liable to pay IGST at the rate of 5%, but the department took the view that he is liable to pay at the 12%. Examine the correctness. तो देखिए इसमें क्या है, आईजी इसमें चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस जब होता है, चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस जब होता है तो उस केस में हम लोग पेमेंट का बात करते हैं कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट कब माना जाता है, जब बुक में एंट्री हो गया, दूसरा जब पेमेंट मिल गया, दोनों में से जो पहले होगा उसको माना जाता है। क्या डेट ऑफ एंट्री एंटरिंग पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सप्लायर, और दूसरा डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड इनटू हिज बैंक अकाउंट व्हिच एवर इज अर्लियर। क्योंकि बैंक अकाउंट दोनों में से 11 तारीख मतलब हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन और जुड़ जाता है, अगर पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, the date of receipt of payment will be date of credit in the bank account। आफ्टर 4 दिन के बाद चेंज इन रेट ऑफ टैक्सेस के 4 दिन 16/8 मतलब 20 तारीख के बाद अगर रिसीव होता तो डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट अपने को मान लिया जाता। इसीलिए हमारे गिवन केस में क्योंकि ये 4 दिन के पहले ही रिसीव हो गया है, 17 को अपने क्रेडिट हो गया, तो क्या हो जाएगा अर्लियर ऑफ द टू इवेंट्स, मतलब 11/8 हमारा डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल आता है कि कौन सा रेट लगेगा, 5% लगेगा कि 12% लगेगा। तो बोलता है सेक्शन 14 बताता है कि जहां पे गुड्स और सर्विस हैव बीन सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जहां पे गुड्स और सर्विस सप्लाई हो गया है बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स एंड द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, जहां पेमेंट भी पहले हो गया है, गुड्स सप्लाइड भी रेट ऑफ टैक्स होने से पहले हो गया है, लेकिन इनवॉइस बाद में हुआ है, तो जो पहले होगा वो अपने को मान लिया जाएगा। तो पेमेंट हमारा पहले हो गया तो पेमेंट अपने मान लेंगे। इन दिस केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 11/8, एप्लीकेबल रेट विल बी 5%। ठीक है, इसीलिए कंटेंशन ऑफ महेंद्र शर्मा इज गुड। अब इसमें दूसरा सवाल पूछता है कि क्या would your answer undergo any change in the above case if the payment was credited in the bank में 14, रेट चेंज होने से पहले ही पेमेंट आ जाएगा, तो रेट चेंज होने से पहले आ जाएगा तो पेमेंट का डेट ही अपने लेंगे, वही चीज यहाँ पे बोलेंगे। If the date on which payment is credited to the bank account supply 14/8, the date of receipt of payment will continue to be 11/8, earlier of the two events. Since the payment is credited in bank account before change in rate of tax, so the other thing remaining same, time of supply हो जाएगा अपना will remain same 14 तारीख। ठीक है, आइए नया सवाल पे। Mrs. Hiralal and Sons, registered in Karnataka, has opted to avail benefit of composition scheme. Has furnished the following detail for the tax period ended 30/6/18। टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ द गुड्स दिया हुआ है 15 लाख, एग्जेम्प्टेड टर्नओवर ऑफ द गुड्स दिया हुआ है 17 लाख, टोटल टर्नओवर हो गया 32 लाख। तो इस केस में कैलकुलेट करना टोटल जीएसटी टू बी पेड बाय द फर्म फॉर द टैक्स पीरियड दिस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस। ध्यान दें यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम बोला हुआ है। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, 1% अपने ले लेते हैं, तो दो केस मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर। ध्यान देने वाली बात है टर्नओवर का गेम है। मैन्युफैक्चरर केस में टोटल टर्नओवर हम लोग 32 लाख हो जाएगा, और ट्रेडर केस में टोटल टर्नओवर हमारा टैक्सेबल टर्नओवर का हो जाएगा 15 लाख। तो सेम है, खाली यही टर्नओवर पे ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा। अब ये थ्योरी अपने छोड़ते हैं, प्रैक्टिकल पे आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे ये वाला। विथ रिगार्ड टू द पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर टू ड्रॉ सैंपल, ये भी थ्योरी है यार, थ्योरी पढ़ लोगे तो बात बराबर है। अब आते हैं प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, चलिए
तो सवाल था, परी लिमिटेड ऑफ जोधपुर, रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट परी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018। डिटेल्स ऑफ सेल दिया हुआ है, डिटेल्स सेल राजस्थान में करता है, अदर देन राजस्थान में करता है, एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड है। एक्सपोर्ट तो हम लोग को ये पहले देखेंगे क्वेश्चन निकालना है क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जीएसटी लायबिलिटी निकालो कि कितना हमारा जीएसटी लायबिलिटी बनता है ना। तो अपने जीएसटी लायबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे कि हमारा इनपुट टैक्स क्या बनता है और दूसरा हमारा निकालेंगे कि आउटपुट टैक्स क्या बनता है। दोनों का सेट ऑफ करके ही तो हमारा निकलता है कि जीएसटी पेबल क्या बनता है। पहले हम लोग इनपुट टैक्स निकालते हैं। इनपुट टैक्स अपने को किस पे मिलता है? जो हम लोग खरीदते हैं उस पे अपने को इनपुट टैक्स मिलता है। तो जैसे परचेज करा मैंने, रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज करा तो मेरे को इसका इनपुट टैक्स मिल जाएगा। अनरजिस्टर्ड से करा तो इसका टैक्स क्रेडिट अपने को नहीं मिलता है, अपने को पता है। परचेज किए हम लोग पंजाब से, हम लोग रजिस्टर कहाँ थे? राजस्थान में। परचेज किए कहाँ से? पंजाब से, तो यहाँ पर हो जाएगा आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड टैक्स पेड, इसका अपने क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो आइए पहले वो निकाल देख लेते हैं। देखिए, रॉ मटेरियल अपने खरीदे, परचेज करें हम लोग पहले कहाँ से? लोकल से, तो अपने निकाल लिया। अनरजिस्टर्ड वाले का नहीं मिलेगा तो नहीं मिला, रजिस्टर्ड वाले का मिल जाएगा तो मिल गया 18,000। जो हम लोग इंटीग्रेटेड टैक्स पे किए थे मिल गया। कंज्यूमेबल्स का मिल जाएगा। कंज्यूमेबल्स में ध्यान देने वाली बात ये है, कंज्यूमेबल्स में बात ध्यान देने वाली ये है, कंज्यूमर्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन राजस्थान इंक्लूडिंग हाई स्पीड डीजल। हाई स्पीड डीजल पे जीएसटी नहीं लगता, अपने को पता है। उस पर क्या लगता है? एक्साइज और वैट ही लगता है, उसका अपने क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 156 में से 31,250 को अपने घटा देंगे, जो बचेगा उसका अपने को क्रेडिट मिल जाएगा। मंथली रेंट पे किए हैं 1 लाख, इसका क्रेडिट मिलेगा। सैलरी दिए हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। प्रीमियम पेड किए हैं, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। देखिए, प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, लाइफ इंश्योरेंस for a specified employee have been taken by Pearl Limited to fulfill statutory obligation। क्या बोल रहा है? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इंडस्ट्री का, इसके लिए हमको जीएसटी जो दिए हैं उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो अपने किसका किसका देखें, सिर्फ सैलरी को छोड़ के बाकी हम लोग को सबका इसका हटा के क्रेडिट मिल जाएगा। देखिए, सैलरी को छोड़ के बाकी सबका हम लोग क्रेडिट ले लेंगे। ठीक है, तो अब अपने को देना कितना बनेगा? देना है यही 3 ही तो है। सेल किए हैं राजस्थान में, तो जीएसटी एसजीएसटी 8,75,000 पे दे देंगे। 8,75,000 पे दे देंगे 9%, 750, 78,750 इंटरेस्ट रेट पे दे देंगे। एक्सपोर्ट पे देते नहीं है। ये अपना नेट जीएसटी केवल आ गया। क्लियर है? तो कोई डाउट होगा तो आंसर तो दिया हुआ है ही, और मैसेज पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 25 अगस्त 2017 मैसेज अग्रवाल एंड अग्रवाल लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट लोकेटेड इन बेंगलुरु। 25 एक मशीन 12,39,000 का मशीन खरीदा from one supplier of Maharashtra who issued invoice on the same day. Mr. Agarwal and Agarwal Limited put the machinery to use the same day and avail input tax credit for the eligible amount. उसका हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले लिया। सामान को यूज करके, मतलब मशीन को यूज करके उसने उसको बेच डाला। कब बेच डाला? 20 अगस्त को। कहाँ बेचा? आंध्र प्रदेश को बेच दिया। तो बात आता है कि इसमें जीएसटी हमको देना कितना है। क्वेश्चन क्या पूछता है, क्या मिसेस अग्रवाल एंड अग्रवाल रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी? अगर हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल अंडर जीएसटी लॉ फॉर द टाइम ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, ऑल्सो ब्रीफली स्टेट रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन। देखिए, इसमें अपने को क्या निकालना है कि अपना एसेट्स था, मैंने खरीदा था, यूज किया, फिर बेच दिया, तो अपने को जीएसटी क्रेडिट क्या मिलता है। इसमें सिंपल सा नियम ये था कि जो हम लोग ने जीएसटी दिया, जितना अपना जीएसटी बनता है उसमें से अपने 5% पर क्वार्टर का घटा देंगे। जैसे हम लोगों ने खरीदा है, अगस्त में खरीदा है,
अप्रैल में जून, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर दो क्वार्टर, जैन टू मार्च तीन क्वार्टर। बेचे कब है? 20 अगस्त को। जैन टू मार्च हो गया अपना, तीन क्वार्टर इधर और दो क्वार्टर उधर, अप्रैल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो दो क्वार्टर, टोटल पांच क्वार्टर हम लोग घटा देंगे। तो देखिए क्या कैसे बनेगा। आईटीसी जो हमारा बनता है 12,39,000 रुपये, ये हमारा है आईटीसी। उसमें से हम लोग तीन दो पांच क्वार्टर का घटा दिए, 1,41,750 आ गया। ड्यूटी लेबल कितना हम बेचने पे मेरे को देना पड़ता, 1,35,000 दोनों में जो हायर होगा उतना का मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है? तो यही चीज बोलते हैं। आइए फिर से पढ़ते हैं। As per section 18 of the CGST Act, if capital goods, plant and machinery on which input tax rate has been taken are supplied outward by the registered person, he must pay the amount higher of the following. क्या चाहिएगा? ITC taken on such goods reduced by 5% per quarter of the year or part thereof from the date of issue invoice of such goods, or tax on taxable value transaction, मतलब बेचने पे जो अपने को देना है, दोनों में से जो हायर होगा वो अपने को अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने निकाल लें, आंसर आ गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये फिर हमारा थ्योरी है जो कि आप खुद से पढ़ लीजिएगा, थ्योरी बात करके मतलब नहीं। आइए नेक्स्ट सवाल पे अपने चलते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 बोलता है हैप्पी लिमिटेड लोकेटेड इन अलवर exclusively manufacture and sell the product sign and sign which is exempt from GST। GST से exempt है, उसी को वो बेचता है, मैन्युफैक्चर करता है, बेचता है। हैप्पी लिमिटेड सेल्स साइन एंड साइन ओनली विद इन राजस्थान, राजस्थान में सिर्फ बेचता है। द टर्नओवर ऑफ हैप्पी लिमिटेड इज, द प्रीवियस ईयर वाज 60 लाख, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 60 लाख था, तो 60 लाख के अकॉर्डिंगली इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं करा रहा है? क्योंकि वो एग्जेम्प्ट गुड्स बेचता है। ठीक है, Happy Limited purchased additional machinery for manufacturing sign and sign on 1st April। एडिशनल मशीनरी को खरीदा, साइन एंड साइन कैपिटल गुड्स को बनाने के लिए, कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी खरीदा है। The invoice for the supply of machinery was also issued on 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को इनवॉइस इशू करा है for the purchase of machinery, 25 लाख का खरीदा है। और 1 दिसंबर एग्जेम्पशन अवेलेबल, 1 दिसंबर को एग्जेम्पशन चल जाता है बेचारे। अब सोचना है कि इसको जीएसटी लेना पड़ेगा, है ना? तो देखिए इस केस में क्या है, जब अपने एग्जाम सप्लाई करते हैं तो जीएसटी लेने का दरकार नहीं होता, जब एग्जामिशन पार करता है तो जीएसटी लेने का दरकार पड़ता है। तो अपने को इसमें जीएसटी कब ले, जब अपने का एग्जामिशन हटा 1 दिसंबर को, तो 1 महीने बाद जीएसटी 1 महीने के अंदर लेना पड़ता है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो हम कैपिटल एसेट खरीदे थे उसका हमको क्रेडिट मिलेगा कि नहीं? इसको जीएसटी में रजिस्टर तो करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिशन लिमिट हमारा 20 लाख और 10 लाख से ऊपर है तो लेना पड़ेगा। और दूसरा है कि अपने को क्रेडिट मिलेगा कि, तो जो ये कैपिटल गुड्स खरीदा है पहले जीएसटी लेने से पहले, उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं वो हमको देखना है। तो आइए बात देखते हैं। तो उस केस में उसका मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अपने को सेक्शन 18(1)(a) अपने पढ़े हैं, जहां पे ये बोलता है कि कैपिटल गुड्स का आपको नहीं, इनपुट का मिल जाएगा क्रेडिट, सेमी फिनिश गुड्स का मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल गुड्स का नहीं मिलता है। तो आइए पूरा डिटेल में देखते हैं। पहला, सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट, सप्लाई इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी in the state or UT from where he makes taxable supply if his aggregate turnover exceed 20 लाख in the such state or 10 लाख in special category state। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड करता है एग्जाम टर्नओवर को भी। ठीक है, however person actually engage in
Making exempt supply is not required to be registered. So my reading it is not required registered क्योंकि exempt supply में ही डील वो कर रहा है 30 तारीख तक, इसीलिए therefore जब वो exempt supply से बाहर निकला उसके बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक बार अब वो लिमिट exempt हो चुका है, ठीक है। अब बात आता है कि अपने को उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, कहाँ से पता चला, ये देखिए क्या बोलता है। As per section 17 of CGST, input tax credit on capital goods used or intended to be used exclusive for affecting exempt supply is disallowed. मतलब exempt supply by registered person become taxable, such person gets entitled to a proportionate credit. Thus, non-registered person cannot take ITC on capital goods. ये registered नहीं था इसलिए capital goods का ITC नहीं ले सकता है। दूसरा क्या बोलता है, further, a person who has applied for registration within 30 days from the date on which he become liable to a registration and has been granted such registration is also not entitled to take ITC on capital goods held with him on the date immediately preceding from the date on which he become liable to pay capital goods। का मतलब ये नहीं ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, 18(1)(a) बोलता है कि कैपिटल गुड्स का नहीं ले सकता अगर वो पहले वो एग्जाम था, अभी वो टैक्सेबल हो गया है। ये ध्यान देने वाली बात, ये तो अपना इजी सा सम थ्योरी है, इस पर बात करना, ये अपने पढ़ लेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। आइए वो भी कर ही लेते, क्यों छोड़िएगा। Divya Traders obtained permission for a provisional assessment and supplied free consignment of furniture on 28 April 2018. The tax payment on provisional basis was made in respect of all the three consignment. Tax payment हो चुका है प्रोविजनल बेसिस सारे कंसाइनमेंट में, ये मेनली इंटरेस्ट का क्वेश्चन। Consequent to the final assessment order passed with the assessment commissioner on 21 जून 2018, tax of 1,20,000 1.5 lakh become refundable on first and third consignment, whereas tax of 1,20,000 became due on second consignment. Divya Traders applies for refund, रिफंड कर दिया एक फर्स्ट और थर्ड कंसाइनमेंट पे और on 12 July and pay the tax due on second consignment of the same date. Tax was actually refunded. आइए फिर से पढ़ते हैं। Divya Traders obtained permission for provisional assessment and supplied 3 consignment of furniture on 28 April. The tax payment on provisional basis was made. 20 मई को अपना टैक्स पेमेंट कर दिए हैं प्रोविजनल बेसिस पे। Consequent to the final assessment order passed by the assessment commissioner on 21st June, tax of 1,20,000 and 1,50,000 become refundable on first and third consignment, whereas tax of 1,20,000 became due on, मतलब पहला और तीसरा के लिए रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया है और 1,20,000 का उसको देना है। अब बात आता है कि रिफंड पे मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा और टैक्स पे मेरे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यही सवाल। दिव्या ट्रेडर्स अप्लाइज फॉर रिफंड ऑन फर्स्ट एंड थर्ड कंसाइनमेंट 12 तारीख को अप्लाई कर देता है, 12 जुलाई को रिफंड के लिए अप्लाई करता है और पेज द टैक्स ऑफ ऑन 2 अगस्त ऑन द सेम डेट। टैक्स वाज एक्चुअली रिफंडेड टू द फर्स्ट। टैक्स अपने को रिफंड कब हो रहा है, पहला का टैक्स का रिफंड हो रहा है 8 सितंबर को और तीसरा का रिफंड हो रहा है 18 सितंबर को।
रिफंड होना कब तक चाहिए? 60 दिन के अंदर रिफंड होना चाहिए। रिफंड के लिए अप्लाई किया है 12 जुलाई को, अगस्त, सितंबर, 12 सितंबर से पहले हो गया तो इस केस में तो मिलना नहीं चाहिए, और इस केस में मिल जाएगा। ये सितंबर 18 सितंबर है तो 12 6 दिन का इसमें मिल जाएगा। 6 दिन है ना, 8 दिन हो जाएगा, सॉरी अगस्त वाला लेके हो जाता 8, तो इसमें 8 दिन का मिल जाएगा। तो और इसमें देना कितना पड़ेगा? डीएम ड्यू ऑन सेकंड कंसाइनमेंट 21 जून को देनदारी था, तो 21 जून से दिया कब? दिया है पोस्ट कंसाइनमेंट रिफंडेबल, देखिए 28 अप्रैल को खरीदा है तो देनदारी कब तक आ जाता है? 20 मई तक देना है, अगले महीने के 20 तारीख तक देना है, तो 20 तारीख तक नहीं दिया है, कब दे रहा है? 12/7 को दे रहा है, तो 12/7 को दे रहा है तो 18% लग जाएगा। ठीक है, ये निकालते कैसे? 21/5 से 12/7 21/5, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई हो गया आपका 31 दिन का, 31 तो 11 दिन, मई, जून का 30 दिन, जुलाई का 12 दिन, मई का 11, जून जुलाई का 53 दिन, 18%। दूसरे में है एक पे तो देना नहीं, एक पे देना है 8 दिन का। ये कैसे आया? तो सितंबर 11 तारीख, 60 दिन के अंदर देना होता है, तो 12 जुलाई, जुलाई का 12, 31 माइनस 12, 19 जुलाई, अगस्त का 31 दिन और सितंबर का 11 दिन, सितंबर का 11 दिन और 10 तारीख तक, तो 11 तारीख हो गया, 8 दिन आपका हो गया। बाकी अपना थ्योरी है, ये आप खुद से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी का क्वेश्चन आपको बता देते हैं। ठीक है, वीडियो आपको अगर दोस्त वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। और ये कलरफुल पीडीएफ का लिंक हम दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।